हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक ले रहा हूँ डिटेलिंग ऑफ IS 1893 2016। इस IS कोड में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। इसके पहले का जो कोड था वो IS 1893 2002 का है। अभी तक अधिकतर पुस्तकों में 2002 तक का ही मैटर उपलब्ध है। 2016 के अकॉर्डिंग जो अभी लेटेस्ट एडिशन है केवल उनमें ही इसका मैटर मिलने की संभावना है, और पुरानी किताबों में इस कोड से रिलेटेड डाटा या इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं वो अभी पुस्तकों में मैटर कम ही पुस्तकों में देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कोड की डिटेलिंग करना आवश्यक समझता हूँ छात्रों के लिए। इसमें मैं पहले एक टॉपिक ले रहा हूँ, मौलिक प्राकृतिक आवर्त काल, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। फंडामेंटल नेचुरल पीरियड का कंसेप्ट पहले हम समझाना चाहेंगे कि कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु की अपनी एक स्वतंत्र आवृत्ति होती है, या यूँ दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्वतंत्र आवर्त काल होता है, अपना नेचुरल आवर्त काल होता है। वो उसी आवर्त काल से हमेशा कंपन करती है, उसमें उसका आयाम उसको कुछ भी दिया गया हो। इसको और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। इस चित्र में देखें, एक पेंडुलम ये है और एक पेंडुलम ये है। दोनों पेंडुलम की लंबाई बराबर है, पेंडुलम के वेट भी बराबर हैं, यानी पेंडुलम दोनों आइडेंटिकल हैं। इस पेंडुलम को हमने मध्य स्थिति से इतना दूरी तक विस्थापित करने के बाद छोड़ दिया, तो यह पेंडुलम हमारा यहाँ से इधर को, फिर यहाँ से वापस होता हुआ यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दोलन प्रारंभ कर दे रहा है। दूसरी तरफ हमने दूसरे पेंडुलम को यहाँ से किसी एक और ज़्यादा दूरी तक विस्थापित करके छोड़ दिया। इसमें जो दोलन उत्पन्न हुए वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से ये पेंडुलम हमारा, एक पेंडुलम इस तरह की गति कर रहा है केवल इतना विस्थापन के साथ, और दूसरा पेंडुलम इतनी गति कर रहा है। अब आप लोग सोच करके जान सकते हैं कि क्या इन दोनों पेंडुलम के एक दोलन पूरा करने का जो समय है यानी टाइम पीरियड क्या बराबर है। देखने से तो लगता है कि शायद इसमें ज़्यादा समय लगता होगा, इसमें कम समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आवर्तकाल दोनों का बराबर होता है, कारण ये दोनों पेंडुलम आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें कोई जो है अंतर नहीं है, इनकी लंबाई समान है, इनका वेट समान है। इसलिए जितना आवर्तकाल इसका होगा उतना ही आवर्तकाल इसका होगा। इसको कितनी ऊर्जा प्रारंभ में दी गई इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। अगर यहाँ विस्थापन ज़्यादा है तो ये तेजी से घूमेगा, ये विस्थापन कम है तो धीरे धीरे घूमेगा। यानी एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय इस दोलन के लिए और इस दोलन के लिए दोनों के लिए समान होता है। तो यहाँ हम केवल इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक वस्तु जो है उसकी अपनी एक ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है या नेचुरल टाइम पीरियड होता है जिस पर ही वो दोलन करता है, उससे भिन्न दोलन नहीं होते। इसको नेचुरल पीरियड का कंसेप्ट समझ लेने के बाद अब यही हमने पेंडुलम का एक एग्जाम्पल दिया। भूकंप के संदर्भ में हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, जो भवन होते हैं, उनके संदर्भ में आवर्तकाल की गणना करना या उनकी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि भूकंप के जो दोलन हैं वो भवनों में स्थानांतरित होते हैं और भवनों में भवन भी, बिल्डिंग भी, संरचनाएं भी दोलन करने लगती हैं और उस दोलन से उनको क्षति होती है। इसलिए किस प्रकार के भवन का कितना टाइम पीरियड है इसका एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरह के भवनों के आवर्तकाल कितने कितने हैं। तो आवर्तकाल के आधार पर भवनों को दो श्रेणी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है शॉर्ट पीरियड स्ट्रक्चर कहलाते हैं और दूसरे जो है लॉन्ग पीरियड स्ट्रक्चर कहलाते हैं।
शॉर्ट पीरियड स्ट्रक्चर्स में जो भवन आते हैं उनमें एक तो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, दूसरा लो राइज बिल्डिंग है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, और ये है 15 स्टोरी बिल्डिंग। ये सब हमारे इसमें आते हैं, शॉर्ट पीरियड बिल्डिंग्स कहलाती हैं। अब इनके जो है टाइम पीरियड देख लीजिए, कितने कितने टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट होते हैं। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का जो टाइम पीरियड है 0.05 सेकेंड की रेंज में होता है। इसी तरह से लो राइज बिल्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो 0.4 सेकेंड के रेंज में होता है, और कंक्रीट ग्रेविटी डैम का टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड होता है। इसी तरह से 15 मंजिल की जो बिल्डिंग हैं उनका टाइम पीरियड 1 सेकेंड होता है। तो ये सारी बिल्डिंग जो है हमारी शॉर्ट पीरियड स्ट्रक्चर के श्रेणी में आती हैं। इसके बाद लॉन्ग पीरियड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, तो लॉन्ग पीरियड स्ट्रक्चर्स जो है इनमें आरसीसी चिमनी है। आरसीसी चिमनी का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड का है। OH वाटर टैंक, OH मीन्स ओवरहेड वाटर टैंक, तो जो ये टंकियां होती हैं पानी की, इनका जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकेंड के लगभग पाया जाता है। इसी तरीके से सस्पेंशन ब्रिज हैं, झूला पुल जो है उनका टाइम पीरियड जो है 6 सेकेंड की तक पाया जाता है। तो ये हमारे टाइम पीरियड हैं। इससे हम बिल्डिंग्स का ये अनुमान लगा सकते हैं ये हमारी लॉन्ग पीरियड स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आता है या शॉर्ट पीरियड स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आता है। शॉर्ट पीरियड का जो टाइम पीरियड हमारा 1 के नीचे रहता है, और जो है लॉन्ग पीरियड स्ट्रक्चर जो हैं इनका टाइम पीरियड 1 से ऊपर होता है। तो इस आधार पर हम भवनों को 2 श्रेणी में विभाजित मान सकते हैं, और उनके ये टाइम पीरियड किस रेंज में है उनका भी हमने एक अब अनुमान कर लिया है कुछ के डाटा देख करके। अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। इसके लिए इस कोड में जो है क्लास 7.62 में दिया हुआ है, ये पेज 21 पर उल्लेख है। हम इस कोड को डाउनलोड करके इस क्लास को वहाँ पर देख सकते हैं। उस क्लास में क्या क्या दिया गया है, क्या परिवर्तन किए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। तो जो परिवर्तित रूल हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इनमें सबसे पहले हमारा आता है पहला पार्ट ए, बेयर MRF बिल्डिंग्स। बेयर शब्द का मतलब होता है नेकेड, नग्न। MRF मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम्स, फ्रेम्ड बिल्डिंग्स। तो यह है प्रतिरोध आघूर्ण प्रतिरोधी फ्रेम जो है बिल्डिंग है, यानी मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग है। और ये बेयर है मतलब नेकेड। इसका अर्थ ये होता है कि कॉलम बने हैं, कॉलम के ऊपर बीम बनी है, बीम के ऊपर स्लैब डाली गई हैं। इस तरह से हम 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल का पूरा ढांचा हमने खड़ा कर दिया है। पूरे ढांचे में हमने कोई भी इनफिल वाल, दीवार, मैसनरी की चिनाई नहीं की है। तो जब मैसनरी की चिनाई न की गई हो, विदाउट एनी मैसनरी इनफिल, उस केस में ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बेयर MRF बिल्डिंग की श्रेणी में आएगा। और बेयर MRF बिल्डिंग्स का जो टाइम पीरियड ज्ञात करने के लिए कोड में जो फार्मूला दिया गया है वो इस तरह से है कि TA बराबर, अब यहाँ देखिए इसमें 3 फार्मूलों का उल्लेख है। TA बराबर 0.075, H की पावर 0.75 एक फार्मूला ये है। लेकिन ये फार्मूला किस प्रकार की बिल्डिंग के लिए है वो भी आगे देख लीजिए। ब्रैकेट में लिखा है ये फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर RC MRF बिल्डिंग। ये है रिइंफोर्स कंक्रीट MRF बिल्डिंग के लिए में लागू होता है। एक दूसरा फार्मूला है जिसमें 0.080 है, यहाँ 0.75 के स्थान पर 80 हो गया, तो 0.080 इंटू H की पावर 0.75। पावर वाला पद हमारा दोनों में एक ही है। तो ये हमारा जो फार्मूला है तब अप्लाई किया जाता है जब हमारा बिल्डिंग जो है MRF बिल्डिंग जो है कैसी हो, कंपोजिट हो। यानी कंपोजिट का मतलब कुछ इसके अवयव जो है स्टील के बनाए गए हों और कुछ अवयव इसके RCC के बनाए गए हों। जैसे पिलर मान लीजिए RCC के बना दिए गए और बीम उसमें स्टील के डाल दिए गए। तो ऐसे बिल्डिंग जो हैं ये कंपोजिट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर्स का जो है टाइम पीरियड इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। TA बराबर 0.080, H की पावर 0.75। और इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है
फॉर स्टील एमआरएफ, यानी ये प्योर स्टील की बिल्डिंग है, इसमें कॉलम भी स्टील का है, बीम भी स्टील की है। तो इस तरीके से ये हमारा स्टील फ्रेम है कहलाएगा। और इस केस में जो है इसका टाइम पीरियड 0.085 h की पावर 0.75, यानी ये फार्मूला प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो हमारी पहली कैटेगरी हो गई। इन 3 अवस्थाओं में ये 3 फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे टाइम पीरियड ज्ञात करने के लिए। दूसरा केस है हमारा, इस केस में बिल्डिंग्स विद आरसी स्ट्रक्चरल वॉल, ये हेडिंग है। इसमें एक शब्द प्रयोग है आरसी स्ट्रक्चरल वॉल, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट और स्ट्रक्चरल वॉल। ये शब्द एक्चुअली शियर वॉल के लिए यूज किया गया है, यानी इसको ब्रैकेट में हम शियर वॉल भी लिख सकते हैं। आपने शियर वॉल का नाम पहले पिछले कोड में सुन रखा होगा। यहाँ अब नए कोड में जो है शियर वॉल के लिए ये आरसी स्ट्रक्चरल वॉल शब्द प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये दूसरा नाम भी इसका शियर वॉल का आप ध्यान रखें कि हम इसको शियर वॉल भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी तक कहा जाता रहा है पिछले कोर्स में। लेकिन अब जो है इसी वॉल के स्थान पर, यानी शियर वॉल के स्थान पर आरसी स्ट्रक्चरल वॉल इसका नाम पुकारा जा रहा है। तो जब ये आरसी स्ट्रक्चरल वॉल हो की बिल्डिंग है, तब जो है टाइम पीरियड ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो TA बराबर 0.075 h की पावर 0.75, यानी ये फार्मूला है। यानी यहाँ पर जो ऊपर सबसे फार्मूला था वही फार्मूला यहाँ पर है। इसमें अंतर क्या है कि इसमें नीचे जो है √AW से भाग लगा दिया गया है, √AW। अभी हम बताएंगे कि AW क्या है। और ये जो फार्मूला इसका TA का है, इसकी वैल्यू इस व्यंजक से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इस व्यंजक से हमेशा अधिक होनी चाहिए। ये व्यंजक क्या है 0.09 h अपॉन √D। अब इन सभी इस पूरे फार्मूले में देख लीजिए किस पद का क्या मतलब है। अब इसमें देखिए फार्मूले में एक तो ये h आया है, जो ये h है हमारा, ये तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, हर जगह एप्लीकेबल है। h इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और ये √AW जो है हमारा टोटल इफेक्टिव एरिया, किसमें मीटर स्क्वायर में, किसका वॉल्स इन द फर्स्ट स्टोरी, यानी फर्स्ट स्टोरी में। यहाँ वॉल्स केवल लिखा है, ये वॉल्स हमारी शियर वॉल हैं केवल, यानी शियर वॉल जितनी भी होगी उन्हीं का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्ञात किया जाता है। और वो भी किसमें, फर्स्ट स्टोरी में ऑफ द बिल्डिंग गिवन बाई। और इस AW की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पर AW बराबर ये समेशन I = 1 to n का चिन्ह लगा दिया गया है, यानी n पद हैं। और इसमें AWI और ब्रैकेट में 0.2 प्लस LWI अपॉन h का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इस तरह से इस AW का एक ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के द्वारा AW का मान कैलकुलेट करते हैं। अब इस फार्मूले में जो पद प्रयोग किए गए हैं उनके मतलब समझ लें। इसमें h का भी प्रयोग किया गया है, तो h वही हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर में है। और AWI जो ये पहला यहाँ पर जो पद दिया गया है, ये क्या है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वॉल I, मतलब I वॉल का क्रॉस सेक्शन एरिया है इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की पहली मंजिल में और मीटर स्क्वायर में। तो अब इसमें वॉल I से मतलब समझ लें। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर आप ये देखें कि सपोज ये एक बिल्डिंग का प्लान है, ये एक बिल्डिंग का प्लान है। और इस बिल्डिंग में यहाँ पर हर कॉर्नर पर एक एक जो है कॉलम बनाए हुए हैं, यहाँ यानी हर एक पॉइंट पर जो है ये सब कॉलम बने हुए हैं इस तरह से। तो ये कॉलम बनाने के बाद जो है इस स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए, इसमें दृढ़ता लाने के लिए शियर वॉल बना दिए जाते हैं, आरसी स्ट्रक्चरल वॉल बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए हमारे भूकंप की दिशा ये है, तो भूकंप की दिशा में जो शियर वॉल बनाए गए हैं उनको हम पहले काउंट कर लेंगे कि कितने शियर वॉल हैं जो कि भूकंप की डायरेक्शन में हैं। तो देखिए एक ये दीवार दिखाई दे रही है, एक हो गई, दूसरी ये दिखाई दे रही है इस डायरेक्शन में, और तीसरी ये दिखाई दे रही, चौथी ये दिखाई दे रही। इस तरह से ये 4 वॉल जो हैं ये हमारे भूकंप के दिशा में हैं। अब 4 वॉल में से हम किसी भी वॉल, मान लीजिए हम दूसरी वॉल का एरिया अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर I का मान 2 माना जाएगा।
तो ये जो यहाँ पद लिखा रहता है कि इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वॉल आई, मतलब दूसरी, ऐसे ही हम तीसरी का भी निकालेंगे तो आई का मान 3 हो जाएगा। जब हम चौथी दीवार का एरिया निकाल रहे होंगे तो आई का मान 4 हो जाएगा। पहली का निकाल रहे होंगे तो आई का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से ये क्रमांक है, प्रत्येक दीवार का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल करके निकाला जाता है तो वो हमारा AWI कहलाता है। तो इस तरह से ये AWI हो गया। और ये फिर आगे फार्मूले में तो 0.2 ये तो संख्या ही है, प्लस LWI और देख लें। LWI क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल वॉल आई इन फर्स्ट स्टोरी। तो वही पहली मंजिल में जो स्ट्रक्चरल वॉल है उसका लंबाई, इसमें हम वही लेंथ ऑफ द वॉल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी दीवार है उसकी लंबाई हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं ये लंबाई कितनी है, ये हमारा LWI हो जाएगा। तो इस तरह से ये LWI हो गया। और इसके बाद ये हमारा D है। D क्या है? बेस डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट द प्लिंथ लेवल, यानी पूरी हमारी बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल पर बेस आधार का डायमेंशन कितना, एक ये डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है। लेकिन यहाँ इस फार्मूले में जो डायमेंशन लिया जाएगा वो लिया जाता है जो कि अर्थक्वेक के कंपन की डायरेक्शन में ही हो। तो अर्थक्वेक हमारा इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, ग्राउंड हमारा, तो फिर जमीन का या जो प्लाट है या बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो ये डायमेंशन है उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो इसको D मानते हैं। तो इस तरह से ये D हो गया। और NW क्या है? नंबर ऑफ वॉल्स हो गया। ये शियर वॉल्स की जो कुल संख्या है वो N कहलाएगा, यानी यहाँ पर 4 दीवारें थी तो N का मान 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पद हैं। इन्हीं पदों की सहायता से हम इस फार्मूले के द्वारा AW निकाल लेते हैं और AW के बाद ये टाइम पीरियड निकाल लेते हैं और इसको भी हम चेक कर देते हैं। यानी इस फार्मूले से ये भी देख लेते हैं कि इससे इसका मान अधिक ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी कंडीशन में शियर वॉल के केस में हम TA की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अब आइए इसके बाद तीसरा एक केस और है। ऑल अदर बिल्डिंग्स अदर देन कवर्ड इन A एंड B, ऊपर जो 2 खंड बताए गए हैं उनमें जो ना शामिल हों, उनके अलावा अन्य कोई भी बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो इस फार्मूले से ज्ञात किया जाता है कि टाइम पीरियड TA = 0.09H अपॉन √D। तो 0.09H अपॉन √D ये एक सिंपल फार्मूला है, इसके द्वारा ही टाइम पीरियड ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड ज्ञात करने के भिन्न भिन्न कंडीशन में ये फार्मूले हैं। इसी फार्मूले की मदद से सबसे पहले काम यही होता है, बिल्डिंग का टाइम पीरियड या नेचुरल टाइम पीरियड ज्ञात किया जाता है। फिर इसकी मदद से रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा की सहायता से हम ऐसे अपॉन G की वैल्यू ज्ञात करते हैं, वो स्पेक्ट्रा की मदद से ज्ञात करेंगे। और उसके बारे में रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो है हमारा डिजाइन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के बारे में अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस टॉपिक में हम केवल आज इसी स्थान पर यानी केवल फंडामेंटल नेचुरल पीरियड के बारे में ही बताना चाह रहे थे, और वो मैटर भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसको अगले वीडियो में ही कवर करेंगे। तो थैंक यू।